हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आशीष आप सभी का इस एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का एक सेट। जैसा कल हम लोगों ने मैथ्स का एक सेट किया था 25 क्वेश्चंस का, आज हम लोग रीजनिंग का सेट करेंगे। और नेक्स्ट यानी कल हम लोग मैथ्स के और रीजनिंग के बाद इंग्लिश और जीएस का एक कंबाइंड सेट करेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का, जो कि कल होगा। ठीक है। सो ये हम लोग रेगुलरली ऐसे करते रहेंगे, एक मैथ्स और रीजनिंग का सेट अलग अलग, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी फ्यूचर में हम लोग इसको भी कंबाइन करेंगे ताकि आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन होती जाए। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड एक साथ 1 घंटा आपको मिलता है मेंस में करने के लिए, और जीएस और इंग्लिश को करने के लिए 1 घंटा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को तो एक साथ स्टार्ट से ही करते चलेंगे, और मैथ्स और रीजनिंग को अभी हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं और बाद में इन्हें भी एक साथ करेंगे। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था हम लोग सीजीएल 2022 के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सीजीएल 22 के टोटल 40 शिफ्ट हुए थे, जिसमें हम लोगों ने 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 को आज उठाया है। तो आज हम लोग इसमें मैथ्स हम लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, आज हम लोग इसमें रीजनिंग का सेट अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, आई होप यू आर रेडी। तो ये सेट 1 होगा रीजनिंग का, और इसी तरह के हम लोग टोटल 40 सेट रीजनिंग के करेंगे। ठीक है। 1 दिसंबर का शिफ्ट 1 है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरे बारे में है, और चलिए 60 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक जैसे आपको मिलते जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आपको बहुत ही कम समय लगेगा, 60 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। दो संख्याएं और दो चिन्हों को बदलने पर दो समीकरण हैं आपके सामने। यहाँ पर ये समीकरण लिखे हुए हैं, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 7 मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस 8 डिवीजन 2 प्लस 3, और इसी तरह से नेक्स्ट वाला है 4 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 8 डिवीजन 2। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको बताना है इन दोनों में जब चेंजेस किए जाएंगे तो चेंज होने के बाद क्या मान होगा, वैल्यू क्या निकल करके आएगी। ओके, सो टाइम अप हो गया है और सभी लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ अटेम्प्ट करते चलिए और आंसर्स भी कमेंट करते चलिएगा तो बढ़िया रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि है, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो और प्लस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंटरचेंज करना है। 3 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर 3, तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो पूरे इक्वेशन को ही एक तरह से लिख लेते हैं, है ना। ये इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कई लोग इसको मन में कर लेते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी इक्वेशन को ही आप फिर से लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज कई बार क्या है, गलती होने के चांस रहते हैं, छोटा सा रहता है और उसमें आप कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे इसको लिखने में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। देखिए डिवीजन होगा, सबसे पहले 8 से 2 का डिवीजन करेंगे 4, 9 से गुणा कर देंगे 36, माइनस का 36 हो गया, 7 और 3 10, 10 में से 36 गया तो माइनस का 26। एक ही पार्ट को सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर मेरी सलाह माने तो बेटर यही है कि आप इसको पूरा पूरा लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीहोल्ड को कूट भाषा में, सर्टेन कोड लैंग्वेज में BDEHLO लिखा जाता है। इंडीड को DDEEIN लिखा जाता है। कोर्स को कैसे लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी है वो कई बार आपको स्ट्राइक कर गया तो बहुत इजी है, वरना टाइम लगेगा। तो स्ट्राइक कैसे कर सकता है आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे छोटा लेटर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखा जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा लेटर D है, फिर E आ गए, फिर I, फिर N। तो यहाँ पर इनको, जो आपकी वर्णमाला है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है ना। तो इसी तरह से इसको लिख देंगे, तो इसको भी इसमें सबसे छोटा C हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस बाकी हेल्प कर देंगे। C के बाद E आएगा, E के बाद कौन सा आएगा, R या O। तो PQRST, R पहले आएगा, है ना। और सॉरी, MNO, O के बाद फिर R आएगा। MNOPQR, तो यहाँ पर O, फिर R, फिर S, और फिर TU। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे नीचे। लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लीजिए। बोल रहा है लाइब्रेरी और इसका रिलेशन जिस तरह से बुक्स से है, वैसे ही म्यूजियम का रिलेशन किससे होगा। लाइब्रेरी के अंदर जनरली हमें बुक्स मिलती हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स होती हैं। तो म्यूजियम के अंदर में क्या होते हैं, म्यूजियम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डायनासोर वगैरह का म्यूजियम रहता है। म्यूजियम कई चीज़ों का हो सकता है, कोई पुरानी बुक्स का भी म्यूजियम लोग रखते हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ों का हो सकता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, बिल्डिंग्स का म्यूजियम नहीं होगा, पीपल का म्यूजियम नहीं होगा। गैलरी जो है आर्ट गैलरी होती है जनरली, तो आर्ट इसमें रखा जाएगा। आर्टिफैक्ट्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से इन क्वेश्चंस का जो हिंदी वर्ड है वो भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस वाले में सिर्फ इंग्लिश में है, नेक्स्ट टाइम से ये इंग्लिश में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपको सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो 382 से 322 यहाँ पे मैं क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व कर रहा हूँ, और जिन बच्चों को अटेम्प्ट करना है वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं तो मैं टाइम कम दूंगा, जब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो उस पर मैं टाइम दूंगा। बाकी सभी लोग ट्राई ये करें कि सॉल्व जरूर करते चलें, लाइव सेशन में ही आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। देखो इसमें डिफरेंस, सबसे पहले जब भी आपको सीरीज मिलती है डिफरेंसेस लिख लो। 382 से 322 गए, 60 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 322 से 272, 30 20 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर 272 से 232, 40 का डिफरेंस। यहाँ पर 30 का डिफरेंस, डिफरेंस क्लियरली कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 20 का डिफरेंस हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 182, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आकृति सन्निहित है, कौन सा फिगर एम्बेडेड है किसमें, ये आपको देखना है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर सभी में है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो ये भी स्ट्रक्चर इसमें है ना, ये स्ट्रक्चर सभी के अंदर दिख रहा है। तो इतने स्ट्रक्चर से तो हम लोग रिजल्ट नहीं बता पाएंगे कि ये किसमें है। इसके अलावा जो हमें देखना है उसमें दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं, यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ये आ रही है। तो ये वाली लाइन देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये लाइन नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी ये लाइन है। तो तीन ऑप्शन है। अब इसके बाद हमें ये डायगोनल लाइन देखनी है, तो डायगोनल लाइन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से ये मिल रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट इज द राइट आंसर। कई लोगों के लिए बहुत सेकेंड्स में है, कई लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको देखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन को करने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, इसको आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इससे 90% केसेस में आप क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें कौन से ज्योमेट्रिक साइंस यूज करने हैं, मैथमेटिकल साइंस यूज करने हैं, वो आपको चूज करने होते हैं फ्रॉम ऑप्शंस। अब इसमें अगर आप हर एक ऑप्शन को अगर पुट करके चेक करेंगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसको आप ध्यान रखिएगा। 21 है, 4 है, 156 है, 13 है और 11 है। वैल्यू हमें कितनी लेकर के आनी है, 83। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिवीजन। जो डिवीजन है ना, अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, इरेशनल आ सकती है, यानी कि फ्रैक्शन में आएगी। हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहले डिवीजन को पुट करना है। देखो पहला वाला ऑप्शन कहाँ बोल रहा है, डिवीजन यहाँ पुट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 156 को। देखो ये कभी मत सोचना कि यहीं पर ही डिवीजन खत्म हो जाता है, डिवीजन खत्म नहीं होगा अगर नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो ये 4 बटे कैसे लिख जाएगा, 156 और गुणे में आ गया 13। तो 13 से ये कट सकता है और फर्दर हो सकता है ओवरऑल सॉल्व हो जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना है। लेकिन जैसे लास्ट ऑप्शन को देखोगे तो डिवीजन के बगल में यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। अब आपका जो फ्रैक्शन है वो आंसर तक जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि डिवीजन के बगल में अगर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर इसको 4/156 को भी आगे देखेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी बार जाएगा। 13 एकम 13, कितना बचेगा 2, 13 दूनी 26, 12 आया। 4 से 12 को डिवाइड किया 1/3, मेरा आंसर 1/3 भी आ गया, तो भी ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जोड़ या घटा करके नहीं गायब किया जा सकता, फ्रैक्शन रहने वाला है। मेरे आंसर में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो और आगे देखते हैं, अब कहां पर डिवीजन बोल रहा है, यहां पर डिवीजन। दोनों ही ऑप्शंस ने कहां पर डिवीजन के लिए बोला है, यहां पर बोला है, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, डिवीजन की प्लेस फिक्स हो गई।
डिवीजन सबसे पहला आपका, जब हम लोग बॉडमास का रूल पढ़ते हैं तो सबसे पहले डिवीजन को ही करना होता है। डिवीजन यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये 12 आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी फिक्स हो गया है दोनों ही ऑप्शन में, तो इसको फिक्स कर दिया, तो ये कितना आ गया 84। यहाँ पर 84 है। अब आपको ये देखना है कि 12 इसमें जोड़ा जाए या 12 इसमें घटाया जाए। तो देखो आपका जो आंसर है वो 84 से छोटा है, 83 है, तो 12 इसमें घटाया जाए, 11 जोड़ दिया जाए, तो एक कम हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस और प्लस ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन एक सीरीज में कौन सा टर्म नेक्स्ट आएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ये नंबर्स हैं या जो वैल्यूज हैं, ये आपकी जो वर्णमाला है इसके अंदर में इस तरह से लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं जो बोलता हूँ कि रफ जब आपको कॉपी मिल जाती है तो मैं उसमें जनरली सॉल्व करने से पहले ये लिख लेता हूँ, ए से लेकर के एम तक और इनके ऊपर नंबरिंग, और नीचे एन से लेकर जेड तक और उनके नीचे नंबरिंग। तो ये चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ऐसे आप लिख लें। बाकी कई बच्चों को तो ये याद रहता है, तो बेस्ट है अगर आपको याद रहता है तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ। पी और के देखने में समझ में आ रहा है कि ये ऊपर नीचे है, मतलब ऑपोजिट्स हैं। जी और टी ये भी ऑपोजिट्स हैं। एक्स और सी ये भी आपके कैसे हैं, ऑपोजिट्स हैं। ओ और एल ये भी ऑपोजिट्स हैं। तो जो आंसर होने वाला है वो ऑपोजिट ही होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। तो एच एस भी अपोजिट है, जी टी भी अपोजिट है, ई वी भी अपोजिट है, एफ यू भी अपोजिट है। तो अब कौन सा आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं क्या हो रहा है। पी से, पी के बाद नेक्स्ट नंबर जो लिखा गया वो लिखा गया है जी। तो नंबर अगर ये 16 था तो ये 7 आया। और जी के बाद एक्स को लिखा गया, एक्स कितना था 24 था। और एक्स के बाद ओ को लिखा गया, एक्स के बाद ओ है तो ये कितना है 15 है। तो ठीक है, और आगे देखते हैं। ओ के बाद नेक्स्ट नंबर नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। देखो कुछ आप, कई बार आपको डायरेक्ट नंबर में चेंज दिखेगा, कई बार अल्टरनेट नंबर्स को भी आप देख सकते हो। जैसे 16 से 24 जाओगे तो 8 जोड़ोगे तो 24 आएगा, और 7 से 15 जाना है तो भी 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप 24 में 8 जोड़ोगे तो भी बात बन जाएगी। अब देखो 24 में 8 जोड़ोगे कैसे, 24 है, इसमें जैसे ही 2 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0। जो 26 है ना वो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। तो अब कितना उसमें आपने 2 जोड़ा तो 26, 26 और 0 इक्विवेलेंट है। आगे अगर आपको नंबर जानने हैं तो 0 हो गया, तो बचा कितना 6। आपका जो 6 है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एफ। तो एफ यू ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 और 14 और 1 ये जिस तरह से रिलेटेड है, जैसे 4, 36 और 2, आपको बताना है इसी तरह से इन चार में से कौन सा सेम वे में रिलेटेड है। 40 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सभी लोग अटेम्प्ट करिए। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें आपको, मैं इसको कैसे करूंगा इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हो। एक चीज जो भी आप करते जाओ उसको लिखते जाओ, सबसे ऊपर वाले के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ के लिख लो 4, इन दोनों को घटा के लिख लो 2, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर लिख लो 9, 1, इन दोनों के क्यूब्स लिख लो, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1। अब आप इनमें भी फर्दर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये करके देख सकते हो कि कैसे वो 14 के आसपास आ सकते हैं। भाई 9 और 4 ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। हाँ, यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं क्यूब्स को जोड़ करके आधा कर दूं तो ये 14 बन जाएगा। देखते हैं ये चीज यहां वर्क कर रही है कि नहीं। 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8,
अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 72। आधा करने पर बात बन रही है, तो मैं यहाँ पर भी चेक करता हूँ ये ऐसी चीज कहाँ पे और है। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, और इसको जोड़ करके आधा करने पर तो ये नहीं आएगा। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, जोड़ने पर कितना 9 आ जा रहा है, आधा करने पर नंबर ही नहीं बनेगा इस तरह का। 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 40 और 20 60 और 10 70, और इसको भी आधा करने पर ऐसा नहीं बन रहा है। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, कितना हो गया 520, आधा करने पर 260, तो ये बन रहा है, यानी कि लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन आपको गणितीय चिन्हों को रखना है, इसमें कैसे रखेंगे देखते हैं। इक्वल फिक्स है तो 60 को अलग कर दो, ये हो गया 60। हमें 60 लाना है कहाँ से, 12, 24, 4 और 2। सबसे पहले डिवीजन कहाँ कहाँ पर है, लास्ट में है डिवीजन, बिल्कुल ठीक है, फिट किया जा सकता है। इसके बगल में है मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन करने पर 2, 24 का दुगुना 48 प्लस है, पहला ही ऑप्शन चेक करते ही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो फिर से मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स का यूज करूंगा, वर्णमाला का थोड़ा सा यूज करूंगा विद नंबर। तो HGF है, HGF ये घटते क्रम में दिख रहा है मुझे। RQP भी घटते क्रम में है। UVW ये तो बढ़ते क्रम में है। LKJ भी घटते क्रम में है। विषम को चुनना है, ऑड वन आउट करना है, तो बढ़ता क्रम ये यहाँ पर ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है फोन पे हम लोग बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो टेलीविजन पे क्या करते हैं। फोन पर बातचीत होती है तो टेलीविजन को देखते हैं, है ना। क्रिया कौन सी रहती है, वो है फोन से बात करते हैं या फोन पर बात करते हैं, तो टेलीविजन को हम लोग रीड नहीं करते हैं, रीड के लिए न्यूज़पेपर आ जाएगा। और रिमोट नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है। चैनल तो वो भी ऐसा नहीं है, टेलीविज़न आज की डेट में OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो चैनल नहीं हो सकता, हम लोग OTT हो, तो क्रिया जो है वो देखने की होती है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब पे बेस्ड। सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। इसमें आपको बहुत सिंपल सी चीज समझनी है, एक बात समझेंगे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 6 के अपोजिट होता है 2, 3 के अपोजिट होता है 4 ये, और 1 के अपोजिट रहता है 5। जो लाइन ये बाहर निकले होते हैं ये आपस में अपोजिट्स होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा क्यूब फॉर्म हो सकता है। तो कौन सा क्यूब भाई फॉर्म हो सकता है, 2, 3 और 5। देखो यहाँ वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये तीनों कैसे हैं, एडजेसेंट है, आसपास है, तो यहाँ वाले पॉइंट से देखोगे तो 2, 3, 5 एडजेसेंट है, तो ये पॉसिबल है। बी वाले को देखते हैं, 4, 1 और 5। इसमें देखो ऑपोजिट्स कौन कौन से हैं, 1 और 5। जो ऑपोजिट है वो कभी भी अगल बगल तो हो नहीं सकते, वरना वो ऑपोजिट नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से ऑपोजिट्स बोले, 6 और 2, 3 और 4 और 1 और 5। तो यहाँ पर मुझे ये दोनों मिल गए जो कि ऑपोजिट्स थे, तो बी पार्ट नहीं होगा। सी पार्ट को देखोगे, 6 और 2, मैंने बोला ऑपोजिट्स कभी भी अगल बगल नहीं हो सकते, ये ऑपोजिट्स हैं तो अगल बगल नहीं आएंगे, ये भी नहीं होगा। 1, 6, 5, 1 और 5 देखो ये आपके ऑपोजिट्स थे, तो ऑपोजिट्स अगल बगल नहीं होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है PQ मिरर है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा बनेगा। देखो कई बार तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, यही चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे BLZK है, आप देखोगे ऑपोजिट में तो BLZK ही कई बार नहीं मिला होता है। कई बार देखो यहाँ 1 लिख दिया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर BLZK है, यहाँ पर BLZK है। 541M है, 541M नहीं है, M1 लिख दिया, 54ML लिख दिया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं वो तरीके आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस बहुत ऐसे हो सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर आपको स्ट्रक्चर लग रहा हो, लेकिन जब आप देखेंगे कि जो चीज लिखी है वही करेक्टली नहीं लिख दिया गया, तो आपका आंसर निकालने के लिए इसमें इस केस में ये क्वेश्चन काफी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आसान है, क्या कह रहा है, रीजनिंग के सेट में जनरली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट या डिफिकल्ट होंगे, बाकी क्वेश्चंस
लगभग सेम टू सेम प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आपको मिल जाएंगे। तो इनको तेजी से ही करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, बाकी तीनों सर्कल्स हैं। स्क्वायर कहाँ पर शिफ्ट कर गया, यहाँ पर, यानी कि ये इस जगह पर आ गया। अब ये कहाँ पर शिफ्ट कर गया, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो अब कहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर। तो स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, बाकी तीनों सर्कल रहेंगे। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये इसमें मिड वाला जो ट्राइंगल था वो नीचे चला गया था, फिर ऊपर आ गया, तो ऊपर तो नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज हो गई। तो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का है, आसान क्वेश्चन है। जैसा मैंने बोला, इस बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिंदी में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो रीजनिंग की होगी उसमें सभी क्वेश्चंस हिंदी में जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मैं कट कर दूंगा ताकि स्पेस बन जाए, जगह रहे, और स्टेटमेंट के अंदर का जो पार्ट है वो हिंदी में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, फटाफट कर लेंगे। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। तो अगर मैं एक छोटा सा कार्ड्स बनाता हूं, ये मैं बोलता हूं कि ये क्या है, ये कार्ड्स है, तो सभी कार्ड क्या है, बॉक्सेस हैं। तो बॉक्स इससे बड़ा हो जाएगा, ये आपका बॉक्सेस हो गए। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस। तो सभी बॉक्स क्या है, टॉर्च है, तो ये आपका टॉर्च हो गया। और ऑल टॉर्चेस आर शूज, तो शूज और आपका बड़ा हो जाएगा, ये आपके शूज हो गए। ठीक है, आपको कंक्लूजन क्या बताना है, ऑल शूज आर टॉर्चेस नहीं, ऑल टॉर्चेस तो शूज हैं, लेकिन ऑल शूज आर टॉर्चेस ये करेक्ट नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ये भी गलत हो गया, भाई टॉर्चेस बड़े हैं, बॉक्स छोटे हैं। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, नहीं ये भी उल्टा हो गया। ऑल कार्ड्स आर शूज, हाँ ये लास्ट तक जाएगा, जो ये है वो पूरा ये है, तो ये भी होगा और ये भी होगा, है ना। तो ऑल कार्ड्स आर शूज, तो ओनली कौन सा, फोर कंक्लूजन जो है वो करेक्ट होगा। सिलोगिज्म का आसानी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। आपको बोल रहा है फ्रक्टस को कितना 108 के रूप में लिखा जाता है। सबसे इजी तरीका क्या रहेगा भाई, फ्रक्टस है तो आप इसकी वैल्यूज को, जिन लोगों को यहाँ पर वैल्यूज याद है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उन्हें ये पूरा नहीं देखना पड़ता बार बार, सीधे से वो लिख लेते हैं। तो आप लोग याद करते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो हैं आपकी इजोटी, है ना। तो ये आपके 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25। बाकी जिनको याद हो जाता है तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, और स्टार्टिंग के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। इजोटी है तो एफ ई के बाद आता है तो 6 होगा, है ना। आर की वैल्यू कितनी 18 रहती है, यू की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 3, टी इसमें आता है तो 20, यू आपका 21 अभी आया था, है ना। फ्रक्टस, और एस कितना होता है 19, तो ये आपका हो गया 19। इसको एक बार सीधे से जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, यहाँ तक हो गया 84, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 84 80 20 100 और 108। भाई सीधे से ही जोड़ते ही आपके नंबर्स बन गए, तो क्वेश्चन आसान हो गया। स्प्रिंटर में भी चेक कर लेंगे, है ना, हालांकि हो गया तो 100% है, सही रहता है, बट फिर भी देख लेते हैं स्प्रिंटर। तो एक बार आपको ये भी याद हो जाएगी और वैल्यूज भी आपको याद होती जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे स्पीड उन्हीं लोगों की अच्छी होगी जिनका नंबर्स याद है हर एक अल्फाबेट के लिए। तो एस 19, पी आपका 16, आर आपका कितना होता है 18, आई 9, एन हो जाता है 14, टी आपका होता है 20, ई 5, आर कितना हो जाता है 18। इनको आप फिर से एक बार जोड़ करके चेक कर लो कितना हो रहा है। 19 और 16, 19 और 10 29 और 6 35, और 18 और 9 27, 14 और 20 34 और 5 39, और ये हो गया 18। फिर से जोड़ लो, 30 और 30 60 और 20 80 और 20, तो ये आपका 100 हो गया। 5 और 5 10 और 9 19, 119 ये बन रहा है, 119 यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो मैस्कुलिन को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सीधे से मैं वैल्यूज यहीं पर लिख दे रहा हूँ। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ए की 1, एस की 19, सी का 3, यू का 21, एल कितना हो जाता है 12, आई कितना 9, एन कितना 14, ई 5। इसको भी जोड़ दो, 13 और 1 14 और 19, 20 और 10 30 और 3 33 और 3 36, 36 और 20 56 और 1 57 और 2 59 और 9 68 और 10 78 78 और
482 और 10 92 और 5 97। तो ये आपका 97 हो गया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिलोगिज्म का है, बहुत ही आसान रहता है सिलोगिज्म, सबसे आसान और मजेदार। ऑल WRS, तो ये W हो गया। ऑल WRS, तो ये आपका S हो गया। नो D इज W, तो ये जो D है वो कोई भी W नहीं है, तो इसको बाहर रख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये भी S थोड़ा सा W हो जाए, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम SRW, बिल्कुल सम SRW, ये तो बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन 1 इज राइट। ऑल SRD, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत बात है। ऑल SRD ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि S सारे D होने के लिए D को इसके बाहर आना पड़ेगा, उस केस में W भी D हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले ही बोला गया कि नो D इज W, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नो W इज D, ये तो बिल्कुल ठीक है, नो W इज D, नो D इज W, बिल्कुल करेक्ट। तो पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड 3 बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आपको श्रृंखला का अगला टर्म बताना है। एन 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 सभी में है, आपके ऑप्शंस में भी एन है, एक में एन नहीं है, है ना। तो एन तो सभी में रहेगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब इसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एम है और एम के बाद आर है, फिर क्यू है। एम यहाँ पर है, इसके बाद है आर और फिर है क्यू। अच्छा, और अगर मैं M से देखूं D, तो D है और फिर है U। ओके, और U के बाद है L, U के बाद है L। अच्छा, तो ये सीरीज काफी पीछे आ रहे हैं, बड़े बड़े नंबर से डिफरेंस हो रहा है। R के बाद कितना हो रहा है, Z, R के बाद Z, Z के बाद H। ओके, R के बाद अगर Z देता हूँ तो 18 और 8 26, ठीक है, और 26 से अगर 8 देखता हूँ तो H, ठीक है। H में 8 और 8 16 होना चाहिए, तो यहाँ पर 16 P, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, नंबर सीरीज में बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने इस वाले को देखा तो R जो था यहाँ पर 18 था, R से हम लोग कहाँ पर गए, Z पर। R कितना होता है, 18 होता है। Z कितना होता है, 26। मैंने बताया 26 को 0 भी लिख सकते हैं। तो Z से H पे गए, H कितना होता है, 8। ये आपका H हो गया 8। और H से कहाँ पर है, P पर, तो P कितना होता है, 16। आपने देखा कितना हो जा रहा था, +8 +8 +8। तो नेक्स्ट टर्म में भी क्या होगा, +8 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 24 यानी कि x हो जाएगा। तो थर्ड टर्म जो होने वाला है वो x होने वाला है। भाई देखो, एक ही टर्म से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी जो भी लोग और देखना चाहते हैं वो भी समझ लें। m से हम लोग d पर गए थे। m कितना नंबर था यहाँ पर, देखो 13। d कितना था, d होता है 4। तो कितने की कमी हो रही थी, 6 और 3 9 की, 9 की कमी हो रही थी। तो अब यहाँ से देखो क्या करोगे, इस पूरे के पूरे 4 घटा दो इसमें, तो ये 9 की कमी करनी है हमें, पहले 4 की कमी करो तो 0 हो गया, 0 मतलब 26। 26 में बचे हुए 5 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 यानी कि u। तो देखो यहाँ पर 21 यानी कि u होगा ना, 26 में से 5, तो 9 की कमी करी तो ये आपका u आ गया, है ना। तो m d u, और u के बाद कितना है, l है। अब u में 9 की कमी कर दो सीधे से, तो 1 की कमी करोगे 20, 8 की कमी करोगे 12। तो ये 12 जो है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी l की। तो देखो यहाँ पर l भी मिल गया। इससे आप चाहो तो फर्दर 9 की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 3, 3 यानी कि c। तो c हमारे ऑप्शन में है। इससे हम लोग एक कंफर्म भी हो गए कि जो हमने गेस वर्क किया वो करेक्ट है, आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मुझे खुद भी इसका आंसर पहली बार में नहीं आया था, मैंने इसको 2 से 3 बार अटेम्प्ट किया, देन सॉल्यूशन देखने के बाद भी इतना आसान नहीं था इस क्वेश्चन को कर पाना। तो मैं आपको एग्जाम के लिए सबसे पहली जो राय है, इस क्वेश्चन को स्किप करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं विद इन 1 मिनट, बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट से ज्यादा भी समय लग रहा है तब भी आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत समय ले सकता है। अब क्योंकि मैंने सॉल्यूशन इसका देखा है तो मैं आपको इसको करने का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। जिन भी बच्चों से एक बार में नहीं हो रहा है क्वेश्चन उसको स्किप करो, लेकिन फिर भी जो बच्चे पूरा क्वेश्चन कर पाते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, फिर भी टाइम बचता है, तो वो लोग इसको सीख लें कैसे इसको करना है। देखो भाई,
यहाँ पर दो पैटर्न दो बार चेंज हो रहा है, मतलब पहले से दूसरे में जाने का तरीका अलग है, दूसरे से तीसरे में जाने का तरीका अलग है। फिर यहाँ पर तरीका सेम हो जाएगा और यहाँ पर फिर से तरीका सेम, यानी कि जो ट्रांजिशन यहाँ पर यूज किया गया वही ट्रांजिशन यहाँ पर यूज होगा, और जो ट्रांजिशन यहाँ पर यूज हो रहा है वो ट्रांजिशन से ही हमें आंसर मिलेगा। तो ये वाला ट्रांजिशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप इसको देखोगे तभी आप एग्जाम में, तो पहले से पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है, तो अटेम्प्ट करने से पहले इसको समझते हैं। देखो भाई हो क्या रहा है, हम लोग एक एक नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर 4 था, 4 यहाँ पर आ गया, मतलब ये वाला टर्म जो है नीचे आ गया, और यहाँ पर जो 2 था वो 2 यहाँ पर आ गया, तो यानी कि ये वाला टर्म इस जगह पर गया। जो b था वो नीचे आ गया, t ऊपर चला गया, तो b यहाँ पर और t यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो v था वो कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर, तो v वाला प्लेस यहाँ रख ले रहा है। जो 0 था वो ऊपर आ गया, मतलब ये प्लेस ऐसे ले रहा है। तो ये आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, सारे कॉर्नर्स एंटी क्लॉकवाइज हो गए, और जो मिडिल टर्म्स थे वो अपनी जगह को रिप्लेस कर दिए। जो मिडिल टर्म जो एकदम सेंटर में था वो गायब हो गया, और उसकी जगह पर एक नया नंबर आया। ठीक है ना। अब देखो ये नया नंबर जो है यहां पर वर्क कर रहा है, यहां पर वो ऐसा नहीं हो रहा है कि फिर से डिसअपियर और अपीयर नहीं हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, देखो यहां पर से हम लोग इस वाले से इस वाले ट्रांजिशन को समझते हैं, क्योंकि इसी से आंसर आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो 6 था वो कहां पर आ गया, इस जगह पर, तो 6 यहां पर आया। 4 इसकी जगह पर रख लिया, 4 यहां पर आ गया। ठीक है, बी कहां पर आया, बी यहां पर, तो ये ऐसे आ गया। ये जो 2 था ये इस जगह पर आ गया, इस जगह पर, और ये वी यहां पर आ गया, मतलब ये क्रॉस एकदम आ गया इस जगह पर। ठीक है ना, और ये इस तरह से गया, वी यहां पर आ गया, और टी इस जगह पर आ गया, यहां पर टी आ गया, ये 0 यहां पर आ गया। ठीक है, 0 यहां पर आ गया। तो ये वाला कुछ ट्रांजिशन हुआ है। अब देखो यहां पर देखोगे तो फिर से आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। 0 2 की जगह पर आ गया, यहां पर 2 ऊपर आ गया, है ना, और बाकी टी जो है वो ऐसे नीचे गया, बी यहां पर आ गया, देखो ये वी यहां पर आ गया, और 6 यहां पर आ गया। तो ये मिडिल टर्म गायब हो गया, न्यू टर्म आ गया। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया क्या हो रहा है। एक बार ये पूरा खिचड़ी बन रही है, फिर यहाँ पर ये नई तहरी बन रही है, तो फिर से खिचड़ी हम लोगों को पकानी है, फिर तहरी पकानी। तो यहाँ पर तहरी पकाएंगे कैसे, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये टी इसकी जगह पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी। इसके बाद क्या हो रहा था, ये दोनों दोनों खिसक जा रहे थे, तो ये दोनों भी खिसक जाएंगे, तो v आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला टर्म क्या हो रहा था, इस प्लेस पे आ जा रहा था, तो ये 6 इस प्लेस पे आ जाएगा, है ना, और नीचे में क्या हो रहा था, दोनों इधर खिसक रहे थे, तो ये b हो जाएगा यहाँ पर, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका आंसर होगा। देखो कहाँ पर मिल रहा है, 2v9t0b6, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में स्किप करने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान देखने में लग रहा है, क्या कह रहा है, उसी प्रकार से कौन से रिलेटेड है, 19 324 से 25 576 से, तो 9 किससे होगा। कुछ नंबर्स देखते ही आप अगर मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हैं देखते ही समझ में आ जाएगा। 324 18 का स्क्वायर होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 से 25 कैसे रिलेटेड है, +1, 18 से 19 कैसे रिलेटेड है, +1। तो यहाँ पर +1 है, यानी कि एक कम कर दो तो 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 64। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है, स्क्वायर क्यूब ये तो याद ही होने चाहिए, बहुत हेल्प करते हैं, ना सिर्फ मैथ्स में, रीजनिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आ जाइए भी, ये क्वेश्चन बढ़िया आपको मिलता ही मिलता है, जिसमें आपको वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना होता है। तो देखो कुछ पीओपी, पीओपी तो सभी में है, पीओपी तक चीजें कॉमन है। फिर यू है, यू है, यू है, और ई है, और पी है। तो सबसे छोटा ई होता है, फिर आपका पी क्यू आर एस टी यू, तो इस तरह से आता है आपका। तो ई, फिर पी, फिर यू आएगा। तो ई सबसे छोटा, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। आपको कौन सा बताना है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा होगा, 5 है, मतलब सबसे लास्ट वाला बताना है। सबसे लास्ट में यू आएगा, बस आपको यू, अब यू क्योंकि 3 3 है तो इनमें फिर से होगा। तो एल है कॉमन, ए सभी के पास है, आर टी और सी में तो सी सबसे छोटा, फिर पी क्यू आर एस टी, तो टी सबसे लास्ट। तो पॉपुलेशन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ गए? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको बताना है किस ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग सेम ऑपरेशन से, जैसे 20 6 4 आपस में रिलेटेड है, 24 7 और 5 आपस में रिलेटेड है, वैसे ही इनमें से कौन सा रिलेटेड है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, नंबर्स को जोड़ लो, नंबर्स को घटा दो, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर से डिवीजन नहीं हो रहा है, स्क्वायर्स लिख लो 36 24, क्यूब्स लिख लो 216, 4 का क्यूब 64। वैसे तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी से क्लिक कर जाएगा, जैसे ही आप जोड़ना घटाना स्क्वायर क्यूब इनको लिखोगे, फिर इनमें फर्दर मैथमेटिकल आप सिंबल्स का यूज करोगे तो बहुत जल्दी से आंसर मिलेगा। लिखना बहुत जरूरी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो भी आप सोच रहे हैं उसको लिखते जाएं, फिर आप नंबर्स को एक बार फिर से देखो और आप देखो कि बड़ा नंबर, छोटे नंबर्स को हमेशा लिखो और बड़े नंबर को पहुंचने की कोशिश करो, जनरली आपको इससे आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते ही मिल गया कि इन नंबर्स को जोड़ा 7 5 12, इनको घटाया 2, आपस में गुणा कर दिया, मेरा आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी देखो 9 और 4 13, 9 और 4 का डिफरेंस 5, गुणा करते ही आंसर मिल गया, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों को ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है, मैं आराम से ये क्वेश्चन करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा, छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखिए। दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, एक तो जब हम लोग नीचे के डायरेक्शन में आएंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि अगर यहाँ मदर फादर हैं तो यहाँ पर सन या डॉटर होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, और अगर इस तरह से जाते हैं तो ये आप समझ जाओगे कि चाचा वगैरह है या नीचे में भतीजी वगैरह है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज समझ लेना कि जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो वो मेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, मेन या वुमेन ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम लोग सिंगल लाइन से किसी को कनेक्ट करेंगे तो वो किसका होगा, सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और अगर हम लोग डबल से रिलेट करेंगे किसी को तो वो कौन से हो जाएंगे, वो आपस में कपल हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, सिस्टर। अच्छा देखो, ये मीनिंग्स आप पहले से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप इनको कैसे पढ़ो, जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही। तो स्टार्ट यहीं से करो, A%B। A%B का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, तो फादर है तो ऊपर आएगा, फादर है तो क्लियर है कि मेल होगा, और किसका, बी का, तो ये बी हो गया। बी क्या है नहीं पता, बी एंड सी, तो एंड को देखो, एंड का मतलब क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि जो पहले लिखा है वो हस्बैंड है किसका, दूसरे वाले का, यानी कि हस्बैंड है तो मेल फिगर होगा, और बी का लास्ट बाद वाले का, तो ये किसके साथ है, सी का, तो अगर इसका हस्बैंड है तो अभी हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये वाइफ है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरल एक्सेप्टेंस को लेकर के चलेंगे। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हो गए। सी हैशटैग है, हैशटैग का मतलब है जो पहले लिखा है वो सिस्टर है बाद वाले की, तो बाद वाला अभी भाई है बहन, कुछ भाई बहन तो बहन की भी हो सकती है ना, तो सी के बाद यहाँ पर आ जाएगा डी। डी एट द रेट है, एट द रेट का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, जो पहले लिखा है वो डॉटर है, तो ये डॉटर हो गई किसकी, ई की। अब ई क्या हो सकता है, मदर भी हो सकती, फादर भी, फादर की भी डॉटर हो सकती, मदर की भी, तो इसके बारे में अभी नहीं पता। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर हम लोगों ने बी और सी को हस्बैंड वाइफ बनाया था, तो ये दो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है। तो भाई देखो, ई की जो डॉटर है ये बहू रानी है, सॉरी ये बिटिया है ना, और वो उसकी बहन है, तो ये भी इसकी डॉटर हो गई। ओके, तो ये इसको डायरेक्ट ही ऐसे ले लेना, या इन दोनों के बीच के ऊपर ऐसे ही बना लेना, या अब ये तो समझ ही जाओगे कि ये बहन हो गई। ठीक है, सिंगल ये लाइन है, तो ये बहन हो गई, तो ये इसकी भी बेटी हो गई, तो इसकी भी अगर बेटी है तो ये क्या हो गया, ये इसका दामाद हो गया। तो जो बी है वो रिलेटेड टू ई कैसे है, सन इन लॉ, ये आपका इस तरह से रिलेटेड है। तो जो बी है वो रिलेटेड टू ई, ई से कैसे रिलेटेड है, देखो यहाँ पर जहां पर टू लगता है वहां पर उसको समझ लो से, तो इससे हमें रिलेशन बताना है। हाउ इज बी, बी जो है वो कैसे रिलेटेड है ई से, तो ई का वो क्या है, सन इन लॉ है। बात समझ में आ गई, हम लोग ई के रिस्पेक्ट में देखेंगे।
या ई अगर उसको बुलाएगा तो क्या बुलाएगा, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ई बी को क्या बोल के बुलाएगा, सन इन लॉ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब दिया गया है, a माइनस बी का मतलब दिया गया है, a प्लस बी का मतलब दिया गया है। आपको बताना है p इज पैटर्नल आंट ऑफ r। जो p है वो पैटर्नल आंट ऑफ r, ये किस रिलेशन में बनेगा, देखो भाई p माइनस q है, तो माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है। a इज द सिस्टर ऑफ b, तो p जो है वो सिस्टर हो गई किसकी, q की। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, a इज ब्रदर ऑफ b, तो ब्रदर ऑफ बी, तो ये ब्रदर हो गया। तो हमें ये ब्रदर ऑफ आर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी इज पैटर्नल आंट होनी चाहिए, यहाँ तो आंट नहीं, यहाँ तो सिबलिंग हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा। तो सेकंड वाले में देखते हैं, पी है यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस आर। प्लस का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, पहले वाला जो है वो फादर है किसका, बी का, तो ये फादर हो गया और ये आर का। तो यहाँ पर देखो ये फादर हो गए और ये उसकी मदर, तो बिल्कुल ये पैटर्नल आंट यहाँ पर बन रही है, तो ये बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इंग्लिश में थे, कल ये भी हिंदी में रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हिंदी में भी ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं रीजनिंग के, और इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, सिलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स। ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स देखना है, 343, 216, 125, 27। देखते ही आप समझ रहे हैं क्या है, क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। और किसके क्यूब्स हैं वो भी बगल में लिखा हुआ है, तो इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। भाई देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का, इनमें भी डिफरेंस 10 का, इनमें भी डिफरेंस 10 का, 10 10 10 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट विल बी द ऑड वन आउट, ठीक है। इजी था, क्वेश्चन समझ में आया। सारे क्वेश्चंस के जो आंसर की है उसके साथ में आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन विद आशीष सर करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। सेशंस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो रेगुलरली हम लोग एक मैथ्स, एक रीजनिंग और जीएस इंग्लिश का सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।